हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जर्मन के या ये कहें जर्मन विचारक और साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के ऐसे व्यक्ति के प्रतिभा के धनी व्यक्ति जिनका नाम है यूक्रेन हैबरमास। क्या नाम है? जिन्हें हम समाजशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसे विचारक के रूप में देखते हैं, जर्मन दार्शनिक और एक सामाजिक विचारक के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात यहाँ पर की है। हम देखेंगे इन्होंने कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जीवंत जगत या जैसे लाइफ वर्ल्ड की बात की जाती है, वह सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं हमारे इस क्लास के अंतर्गत यूक्रेन हैबरमास में। एक प्रख्यात विचारक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जर्मन और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित विचारक रहे। चलिए बात करते हैं यूक्रेन हैबरमास, जिन्हें जे हैबरमास के रूप में भी जाना जाता। कैसे जाना जाता फ्रेंड? जे हैबरमास कहकर पुकारा जाता है। हैबरमास। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ। भाई देखिए, जन्म इनका कहाँ हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ फ्रेंड? जर्मनी में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है जन्म? जर्मन विचारक जर्मनी में जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक विचारधारा रहती थी है कि यदि जर्मनी की बात की जा रही है तो निश्चित बात है ये जर्मनी विचारधारा या फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित होंगे। जहाँ से हमने कैसे देखा है, कार्ल मार्क्स को देखा है। कार्ल मार्क्स भी जर्मन संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, तो विचारधारा उनकी कहाँ रही? कुछ संघर्ष वाली विचारधारा रही है। तो हमारे जर्मनी विचारक रहे या जर्मन के विचारक रहे या ये कहें कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जो विचारक संबंधित रहे, वह कहीं नहीं कैसे रहे? संघर्ष से जुड़े हुए विचारक रहे। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है आपका 18 जून। कब हुआ फ्रेंड? 18 जून 1929 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखना हमें 1929 में जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म इनका हुआ है जर्मनी में। किस किस रूप में देखे जाते हैं? तो देखिए भाई, ये एक संप्रेषणात्मक क्रिया के रूप में, क्योंकि जो हैबरमास की बात आएंगी, हैबरमास ने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की बात भी की है, भाषा विज्ञान की भी बात की है, साथ ही साथ संघर्ष की बात भी की है, मार्क्सवाद की बात भी की है, मार्क्सवाद का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है, जीवंत जगत या हम इसे कहते हैं लाइफ वर्ल्ड की बात की। तो इस प्रकार के प्रखर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हमारे कौन है? हैबरमास हैं। और यदि इनके प्रभाव की बात करें तो देखिए भाई, जो विश्व युद्ध हुआ था हमारा, हैबरमास अपने विश्व युद्ध का प्रभाव इन पर काफ़ी पड़ा। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई विश्व युद्ध का प्रभाव हैबरमास पर काफ़ी रहा। इसका विश्व युद्ध का प्रभाव इन पर, युद्ध का प्रभाव हैबरमास पर काफ़ी रहा, क्योंकि इसी काल में जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था उससे ये काफ़ी प्रभावित रहे। और प्रभाव के साथ यदि हम व्यक्तियों की बात करें या हमारे विचारकों की बात करें कि किस किस विचारक का प्रभाव या किस किस विचारक से हैबरमास प्रभावित रहे, तो उन विचारकों में हमारे बहुत से प्रखर विचारक आते हैं, जैसे थियोडोर एडोर्नी, थियोडोर एडोर्नी। तो जिन व्यक्तियों के या जिन विचारकों का प्रभाव रहा, तो निश्चित बात है इनका प्रभाव हैबरमास के अध्ययन में अवश्य हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना? लुकास काफ़ी महत्वपूर्ण विचारक हमारे रहे। मार्क्यूस, हर्बर्ट मार्क्यूस है, ईगल है, हर्बर्ट मार्क्यूस, ईगल। हीगल भी हमारे जर्मनी के विचारक रहे। जैसे कि हम जब कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हीगल के द्वंद्ववाद या हीगल के संघर्षवाद को भी हमें अवश्य पढ़ना रहता है। ये काफ़ी, और भी यदि हम विचारक की बात करें तो हम बात कर सकते हैं मैक्स होखाइमर की। मैक्स, ठीक है ना? तो ये विचारक रहे
जिनका प्रभाव हमारे हैबरमास पर पड़ा। और साथ ही साथ यदि बात करें कि हैबरमास के सिद्धांत क्या रहे हैं, यदि हम सिद्धांतों की चर्चा करें तो हैबरमास के द्वारा जो सिद्धांत रहे हैं उन सिद्धांतों की भी बात कर लेते हैं। भाई क्या सिद्धांत हैबरमास के द्वारा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सिद्धांत की हम जो बात करते हैं वो क्या आ जाएगा हमारा, ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण। किसकी बात की इनके द्वारा? ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण। ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण इसके द्वारा किया गया है? भाई ये हैबरमास के द्वारा किया गया है। इन सभी अवधारणाओं को या हम सभी सिद्धांतों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि भाई जो सिद्धांत दिए गए वह सिद्धांत हैबरमास के किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी हुए हैं, या समाज में ऐसा कौन सा नया प्रभाव इनके सिद्धांतों के द्वारा देखा गया है। मनुष्य के हितों का विश्लेषण। मनुष्य के हितों का विश्लेषण, जिसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य के कितने प्रकार के हित होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान क्या करता है, पूर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं समाज में वैधता का संकट। समाज में वैधता का संकट, इसे लेजिटिमिनेशन क्राइसिस कहा जाता है। समाज में वैधता का संकट, यह भी अवधारणा कई बार पूछी गई है कि समाजशास्त्र में समाज में वैधता का संकट किस विचारक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है ना, जीवंत दुनिया जैसे लाइफ वर्ल्ड कहा गया है। जीवंत दुनिया या लाइफ वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, यह अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है? तो यह भी हैबरमास की ही अवधारणा की गई। तो यह सिद्धांतों पर हम आज क्लास में चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि ज्ञान की क्या व्यवस्था है या हैबरमास का जो दृष्टिकोण है वह किस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पर मैं पुस्तकों को नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हैबरमास की काफ़ी पुस्तकें हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वहाँ पर आप पुस्तकों के बारे में देख सकते हैं कि हैबरमास के द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह क्या क्या है। ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे हैबरमास के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हैबरमास क्या क्या देखा हैबरमास ने और किस प्रकार से हैबरमास का जो अध्ययन रहा है, वास्तव में हैबरमास कहना क्या चाहते हैं, कहाँ कहाँ उनका अध्ययन रहा है की बात करते हैं। तो हैबरमास ने देखिए फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित थे और हमारे ये कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी के ये विचारक रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब देखा कि जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की जो प्रथम पीढ़ी रही है, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी के द्वारा कुछ बातें ऐसी कही गई जिनका अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? प्रथम पीढ़ी हैबरमास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? और यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के बारे में यह कहते हैं कि यहाँ की जो प्रथम पीढ़ी रही है इसने क्या किया है? भाई प्रथम पीढ़ी ने प्रणालीगत तार्किकता, इसे प्रणालीगत तार्किकता, प्रणालीगत तार्किकता तथा, लिख देते हैं प्रणालीगत तार्किकता तथा दूसरा क्या था इनके द्वारा? व्यवहारगत तार्किकता, या ये क्या? हाँ, व्यवहारगत तार्किकता था, व्यवहारगत तार्किकता। दोनों को क्या माना है भाई? दोनों को ही एक माना। किसने माना? जो प्रथम पीढ़ी रही है, प्रथम पीढ़ी ने प्रणालीगत तार्किकता तथा व्यवहारगत तार्किकता, इन दोनों को क्या मान रखा था? एक मान रखा था। देखिए, प्रणालीगत तार्किकता क्या होती? जैसे मैंने कहूँ कि एक व्यवहार में लाई गई कार्य प्रणाली और एक कागजों पर लाई गई प्रणाली, दोनों में अंतर होता है। जैसे भाई हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, कुछ नियम बना लेते कि भाई इन नियमों के तहत या इन नियमों के दायरे में रह के आपको काम करना, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से वो कार्य किया जाता है तो कई बार हम यह देखते हैं कि जो नियम है उन नियमों को शिथिल करके हमें कार्य करना पड़ता है या नियमों में कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन करके कार्य करना पड़ता है। तो वह हमारी क्या है? व्यवहारगत तार्किकता है।
और एक प्रणालीगत जो हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी के विचारक रहे हैं हैबरमास के अनुसार, वे इन दोनों को इन्होंने क्या माना है, एक मान रखा है। क्या मान रखा फ्रेंड, एक मान रखा था है, जबकि दोनों क्या है, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं दोनों में अंतर या दोनों अलग अलग हैं। ये हैबरमास का दृष्टिकोण रहा, ठीक है ना। और समझने की भूल की, या आगे हैबरमास क्या कहते हैं भाई, आगे हैबरमास कहते हैं इसी प्रकार, यानी कि ये जो जिस प्रकार इन्होंने इसे एक मान रखा है, उसी प्रकार इनका कहना क्या रहा है कि जो एक ऐसा भ्रम बन गया जिसमें जीवन को अलग थलग कर दिया। भाई इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जीवंत जगत है या लाइफ वर्ल्ड है, उसे बिल्कुल तरह से अलग कर दिया गया। कैसे अलग कर दिया गया कि भाई आप सिर्फ प्रणालीगत आधार पर बात कर रहे हैं, तो व्यवहारिकता कहाँ गई। निश्चित बात है, यदि हमने प्रणाली और व्यवहार को एक ही कर दिया तो फिर व्यवहारिकता कहाँ रह जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इनका कहना उचित है कि भाई यदि हम इन दोनों को एक करके देख रहे हैं तो वास्तव में जो जीवंत दुनिया है या व्यवहारिक दुनिया है वो कहाँ गई भाई। ये भूल किनके द्वारा की गई, तो ये भूल प्रथम पीढ़ी के जो विचारक रहे उनके द्वारा की गई। किसके अनुसार, हैबरमास के अनुसार। और आगे हैबरमास ने क्या देखा है भाई, आगे हैबरमास ने और देखा और उन्होंने कहा राज्य और आदर्शात्मक वैधता के पतन संबंधी आधुनिक अध्ययनों को प्रभावित किया। किसे किया, राज्य और इसके आदर्शात्मक वैधता, राज्य और आदर्शात्मक वैधता। देखिए यहाँ पर जो भी बात हम कर रहे हैं वह बात हैबरमास का जो देखने का दृष्टिकोण रहा है उनके अनुसार ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हैबरमास के अनुसार क्या देखा भाई, राज्य और आदर्शात्मक वैधता, यानी कि एक राज्य है, अब राज्य में जैसे इन्होंने वैधता का जो संकट दिया है, लेजिटिमेशन क्राइसिस की जो बात की गई है, वह यही आती है कि राज्य तो आपने बना दिया लेकिन वहाँ की आदर्शात्मक वैधता कहाँ है भाई। यदि मैं कहूँ कि हम किसी इस क्षेत्र के अंतर्गत हैं तो इस क्षेत्र में हम क्या है भाई, व्यक्ति हैं। अब निश्चित बात है व्यक्तियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, व्यक्ति यदि सिर्फ उन नियमों का ही पालन करके चल रहा है तो व्यक्ति का स्वविवेक कहाँ गया, स्वविवेक कहाँ गया। तो ये स्थिति इसमें बताई गई है, यह बताई गई इनके द्वारा लेजिटिमिनेशन क्राइसिस या वैधता के संकट में बताई गई है। तो इन्होंने क्या देखा कि वैधता के पतन संबंधी, वैधता के पतन, वैधता के पतन संबंधी आधुनिक अध्ययनों को प्रभावित किया, आधुनिक अध्ययनों को प्रभावित किया। क्या किया भाई इन्होंने, हैबरमास ने आधुनिक अध्ययनों को प्रभावित किया। क्लियर हुआ। और आगे क्या बात करते हैं, और आगे जब हैबरमास देखते हैं उत्तर आधुनिकता की आलोचना भी करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर आधुनिकता की आलोचना, उत्तर आधुनिकता की आलोचना। इसके द्वारा की गई, तो भाई यह भी हैबरमास के द्वारा की गई है। यदि हम उत्तर आधुनिकता की आलोचना की बात करते हैं तो उत्तर आधुनिकता है क्या, जहां पर व्यक्ति सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से जुड़ जाए। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया था, आप सभी को यदि ध्यान हो कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम फिजिकली रूप से यदि किससे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रतीक, है ना। आज हम क्या देखते हैं, प्रतीकों को, इसे देख रहे हैं, प्रतीकों को देख रहे हैं ना। भाई जब भी आप ऑनलाइन में किसी चीज को देख, आप फिजिकली तो उसे महसूस नहीं कर रहे हैं, किसे देख रहे हैं, प्रतीक को देखा, आपको लगा हाँ ये जो प्रतीक है या पिक्चराइजेशन है यही क्या है, हमारा रियल है, और उसके आधार पर आप क्या कर लेते हैं, उसे उसके अनुसार ढल जाते हैं, उसका उपयोग करने लगते हैं। तो यही है आपका उत्तर आधुनिकता, यानी आधुनिकता का भी ऐसा चरण जहां पर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता में व्यक्ति अपने तर्क की क्षमता खो लेता है, उसे इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा। यहां पर आगे और क्या देखते हैं भाई हैबरमास, अब जी
जो आलोचना करते हैं, इस आलोचना में हैबरमास ये देखते हैं कि मानव का जो दमन हुआ है, मानव का जो दमन हुआ है, तो मानव के दमन के लिए किसे अ, मानते हैं जिम्मेदार? तो इनका कहना है कि मानव के दमन और शोषण के लिए आधुनिक विज्ञान और दमन के लिए उत्तरदायी, दमन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इन्होंने कहा भाई आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किसे माना इन्होंने? कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किसे मान लिया इनके द्वारा? आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भाई क्यों माना गया? जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर आधुनिकता में ये जो उत्तर आधुनिकता हमने देखा कि उत्तर आधुनिकता के अंतर्गत स्थिति क्या बनी, आप पूरी तरीके से किस पर आश्रित हो गए? प्रतीक पर तो वास्तव में ये जो प्रतीक लेके आया है वह क्या है? निश्चित बात है यह प्रतीक जो ये प्रणाली बनी, जैसे आज के दौर पे हम कहते हैं भाई सूचना प्रणाली है या हमने कहा तकनीक है, आपको फिजिकली किसी शॉप पर नहीं जाना, आपको फिजिकली किसी से अटैच नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक आए कैसे? निश्चित बात है विज्ञान के माध्यम से आए, निश्चित बात है तकनीक के माध्यम से आए, और इसी तकनीक ने हमें क्या किया? इसी तकनीक के माध्यम से व्यक्ति का क्या होता गया? शोषण हो गया। यदि किसी व्यक्ति के शॉप पर आप स्वयं जा रहे हैं, स्वयं विजिट कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, फिजिकली रूप से, तब आपकी बात अलग होगी। और आपने क्या किया? एक बहुत बड़े पैम्पलेट को देख लिया, या बहुत बड़े किसको देख लिया? ऐड को देख लिया, उसके आधार पर आपने क्या किया? देखा तो आपने प्रतीक ही है ना, वास्तविकता तो नहीं देखी। प्रतीक देखने का, प्रतीक कहाँ से आए? निश्चित बात है विज्ञान और तकनीक से आए हैं। तो इसके कारण व्यक्ति का क्या मानते हैं? एवरमास मानते हैं कि व्यक्ति का दमन हुआ है और साथ ही साथ व्यक्ति का शोषण भी हुआ। दमन और शोषण दोनों की बात की गई है हैबरमास के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर दमन और शोषण दोनों की बात है, के लिए जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मानते हैं हैबरमास। आगे हैबरमास क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा हैबरमास संप्रेषण की बात भी करते हैं। तो संप्रेषण में ये क्या देखते हैं? भाषा की बात करते हैं। अब देखिए जब भाषा की बात आती है, कहते हैं ना कि संप्रेषण है कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या है? भाषा है, लिपि है, हाव भाव है, प्रतीक है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, बाद में आपने देखा होगा कि अंतःक्रिया हम कर रहे हैं लेकिन किनके माध्यम से कर रहे हैं? प्रतीक के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमने उसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कह दिया। जब आप भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं तो भाषावाद या भाषाविद कह दिया हमने उसे, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जो बात की गई है भाषा संप्रेषण और समाज के उद्भव किस की जो थ्योरी इनके द्वारा दी गई है वह कहाँ दी गई है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में, जिसमें इन्होंने किसकी बात की है? भाई भाषा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और किसकी बात की गई? समाज के उद्भव। तत्वों को इन्होंने कहाँ रखा है? तो भाई कहाँ रखा है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के अंतर्गत। किस पुस्तक में रखा है? थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। पुस्तक का नाम हम ध्यान रख सकते हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। क्लियर हुआ? ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है हमारे लिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे और क्या क्या बात कर रहे हैं हमारे हैबरमास। तो हैबरमास आगे क्या कहते हैं? देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि जो हमारे विभिन्न विचारक रहे, थ्योडोर एडोर्नी रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं हमारे हैबरमास पर प्रभाव देखा गया। तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा भी आएगी हमारे पास, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण किस प्रकार से किया हैबरमास ने। इसकी ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण, ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण का विश्लेषण।
क्या उद्देश्य रहा है इनका कि भाई इनने हैबरमास ने इनका जो अध्ययन किया है भाई ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण, तो विज्ञान इनके द्वारा क्या कहा गया है, विज्ञान ज्ञान का ही एक प्रकार है। इन्होंने विज्ञान को अलग नहीं रखा, इन्होंने कहा विज्ञान वास्तव में क्या ज्ञान का ही प्रकार है। सबसे पहली बात इनके द्वारा क्या है कि विज्ञान जो है, विज्ञान क्या है, विज्ञान ज्ञान का एक प्रकार है। ज्ञान का क्या है, ज्ञान का एक प्रकार है। आप विज्ञान को अलग नहीं कर सकते हैं, क्या है भाई, एक प्रकार है। और इस प्रकार में जिसके आधार पर क्या है, इन्होंने ज्ञान को क्या किया, ज्ञान को 3 प्रकार से बताया, ठीक है ना। जिसके आधार पर इन्होंने ज्ञान को क्या कर दिया, ज्ञान के 3 प्रकार का उल्लेख किया। सबसे पहले ये क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले ज्ञान क्या है, अनुभाविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान। सबसे पहला इनके द्वारा क्या बताया है, अनुभाविक, अनुभाविक या विश्लेषणात्मक। क्लियर हुआ। सबसे पहला प्रकार इनके द्वारा क्या बता, अनुभाविक या विश्लेषणात्मक। अब जो अनुभवात्मक है, यह अनुभाविक है या विश्लेषणात्मक है, तो यह किस प्रकार का ज्ञान है, इसमें कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हैबरमास कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान है ये कैसा है, ये कहते हैं कि भाई ये मौलिक संसार के तत्वों की जानकारी देता है। क्या दे रहा है, मौलिक संसार के तत्वों की जानकारी। क्या है, मौलिक संसार के तत्वों की जानकारी। क्या है, मौलिक संसार के तत्वों की जानकारी। तत्वों की जानकारी की बात कौन कर रहा है भाई, तो विश्लेषणात्मक जानकारी। मौलिक संसार यानी कि जो हमारा संसार चल रहा है कि हमें किस प्रकार से क्या करना है, कैसे करना है, इस प्रकार से जो जानकारी हमारे पास आती है, जो ज्ञान हमारे पास आता है, या अनुभव के आधार पर हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को हैबरमास के द्वारा क्या कहा गया है, अनुभाविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान कहा गया है। क्लियर है। दूसरा ये क्या बात करते हैं, दूसरा ये कहते हैं ऐतिहासिक। दूसरा इन्होंने क्या बताया, ऐतिहासिक। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। भाई निश्चित बात है, जब ऐतिहासिक की बात करते हैं तो ऐतिहासिक में क्या आएगा, तो देखिए शब्द से ही हमारे पास स्पष्ट हो रहा है कि ऐतिहासिक ग्रंथों में जो ज्ञान है उसका विवेचन यहाँ मिलेगा। ठीक, क्या मिलने वाला है, ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन। किसका, ऐतिहासिक ग्रंथों का, ग्रंथों का अध्ययन एवं विवेचन। अध्ययन एवं क्या मिलने वाला फ्रेंड, विवेचन होने वाला है। क्लियर हुआ। यानी कि इनके अनुसार ऐतिहासिक ज्ञान क्या होगा, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या आएंगे, तो भाई जो भी ऐतिहासिक वेद हुआ हमारे, निषद हुए हमारे, अरणायक हुए हमारे, ठीक है ना, रामायण हुई, महाभारत, प्रत्येक समाज के अनुसार यह ऐतिहासिकता बदल जाएगी। यदि मैं कहूँ पश्चिमी समाज का क्या होगा, तो वो अलग होगा हमारा, ठीक है ना। हम बात किसके अनुसार कर रहे हैं भाई, भारत के अनुसार कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि भारत के जो हैं वो भारतीय कि क्या आ जाएंगे, वेद वगैरह आ जाएंगे आपके, उपनिषद आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट की ये बात करते हैं विवेचनात्मक ज्ञान। कैसा ज्ञान की बात की इन्होंने तीसरे, तो तीसरे में ये कहते हैं भाई विवेचनात्मक ज्ञान। क्या बताया इनके द्वारा, विवेचनात्मक, है ना। तीसरा में ये क्या बताया भाई, विवेचनात्मक ज्ञान की बात इनके द्वारा कही गई। अब विवेचनात्मक ज्ञान में क्या होगा, तो इनके अनुसार विवेचनात्मक ज्ञान की जब बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं मनुष्य में, मनुष्य ये कह सकते हैं अपन, मनुष्य पर होने वाली दशा, है ना, मनुष्य में नहीं, मनुष्य पर होने वाली दशाओं और प्रभुत्व, दशाओं और प्रभुत्व का क्या करना है, प्रभुत्व को स्पष्ट। तो इसे इन्होंने क्या कहा, विवेचनात्मक कह दिया। अब देखते हैं, मनुष्य जब जीवन जीता है तो निश्चित बात है प्रत्येक मनुष्य की स्थिति,
यह प्रत्येक मनुष्य के द्वारा जो प्रभुत्व है, यानी कि जो उसकी पहचान है वो एक समान नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो इसे इनके द्वारा क्या कहा गया है? इसे इनके द्वारा कहा गया है विवेचनात्मक ज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? विवेचनात्मक ज्ञान कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर इन्होंने, मैंने कहा था मनुष्य के हितों की बात की है, तो मनुष्य के हितों को किस प्रकार से इन्होंने बताया? मनुष्य के हितों का विश्लेषण इन्होंने कैसे किया है? हितों का विश्लेषण जब ये हितों के विश्लेषण की बात करते हैं हैबरमास, तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कि भाई जो ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य क्या करता है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य आखिर क्या है हैबरमास कहते हैं। तो इसमें यह बताते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य है अपने हितों को प्राप्त करना। यदि मैंने कहा कि भाई आप जागरूक नहीं है किसी बात को लेकर, किसी ज्ञान को लेकर, किसी हित को लेकर आप जागरूक नहीं है, तो क्या वह हित आपका पूर्ण हो सकेगा? कदापि नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह मनुष्य के जो हित हैं, इन्हें क्या मानते हैं कि भाई जो ज्ञान है वह क्यों है? कि मनुष्य हितों की पूर्ति कर सके, इसलिए बताया है ना। ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के हितों की पूर्ति, मनुष्य के हितों की पूर्ति। फिर बात आती है फिर हित, तो हितों के भी फिर ये प्रकारों को बता दें कि मनुष्य के जो हित हैं वह कितने हैं या कितने प्रकार के हित होते हैं मनुष्य के। तो सबसे पहला प्रकार यह बताते हैं हैबरमास, इनका कहना रहा है कि भाई तकनीकी हित। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य का हित क्या है? सबसे पहला तकनीकी हित, है ना। सबसे पहला प्रकार इन्होंने क्या बताया कि भाई तकनीकी हित है सबसे पहले। तो अब तकनीकी हित को किस प्रकार से बताते हैं? आखिर तकनीकी हित क्या होंगे? तो हैबरमास यहाँ पर कहते हैं मनुष्य पर्यावरण को जो नियंत्रण रखता है, मनुष्य क्या कर रहा है वास्तव में? मनुष्य अपनी सुविधा के लिए क्या करता है? पर्यावरण को नियंत्रित करता है कि नहीं करता है? कि हमने जंगल काट के विभिन्न प्रकार के डैम बना लिए, तो हमने पर्यावरण को नियंत्रित किया कि नहीं? कि पानी को हमने एकत्र कर लिया, हमने पर्यावरण को नियंत्रित किया कि नदियों का हमने रास्ता था मोड़ दिया और अपने उपयोग के लिए उपयोग कर लिया। तो इस प्रकार का जितना भी हित है यह क्या है? आपका तकनीकी हित बताते हैं। इसे क्या कहते हैं हैबरमास? इसे कहते हैं तकनीकी हित। यानी प्रकृति पर वास्तव में यदि देखा जाए तो क्या हो गया यहाँ पर? प्रकृति पर मानव ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना, प्रकृति पर मानव द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना। क्या स्थापित करना फ्रेंड? प्रभुत्व स्थापित करना, स्थापित करना। तो ये क्या कहते हैं भाई? इसे कहा गया है कि तकनीकी हित। फिर दूसरे हित के बारे में हैबरमास क्या कहते हैं? तो दूसरे हित को ये कहते हैं व्यवहारिक हित। क्या कहते हैं इसे? व्यवहारिक हित। क्या कहा गया फ्रेंड? इसे कहा गया व्यवहारिक हित। अब भाई व्यवहारिक हित क्या होगा? व्यवहारिक हित की जब बात आती है तो व्यवहारिक हित क्या होगा? पहला तो हमने देख लिया कि भाई प्रकृति पर क्या किया इन्होंने? प्रभुत्व स्थापित करने की बात की, जिसे इन्होंने क्या कह दिया? तकनीकी हित कह दिया। व्यवहारिक हित की बात करते हैं तो व्यवहारिक हित में क्या कहते हैं? व्यवहारिक हित में कहते हैं मनुष्य प्रकृति के आसपास के अतीत की दशाओं को समझना। मनुष्य क्या कर रहा है? प्रकृति के आसपास की, मनुष्य प्रकृति के आसपास की, प्रकृति के आसपास की अतीत में जो भी दशाएं बनी हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर यदि इस क्षेत्र पर वृक्ष ज़्यादा हैं तो हमने देखा कि भाई इस साल बारिश, तो इसका जब हमने आकलन किया समझे कि जहाँ पर भी वन ज़्यादा होंगे निश्चित बात है वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। ये हमने क्या किया? आसपास की चीज़ों को समझा, या हमने ये कहा कि यहाँ पर कैसी भूमि है? भूमि कैसी है? फिसलने वाली है। तो हमने क्या भाई यहाँ पर बारिश में क्या हो जाएगी? फिसलन ज़्यादा आ जाएगी, या ये जो भूमि क्या है गल जाएगी, टूट जाएगी।
तो ये हमने क्या किया, जो प्रकृति थी उसके आसपास जो भी रहा उसे हमने समझा और समझने के बाद उसे अपने उपयोग में लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह क्या कहते हैं, समझना, आसपास की दशाओं को समझना, आसपास की दशाओं को समझना। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझना और क्या करना, और उसे जानना भी चाहते कि आखिर ये फिसलन है, आखिर ये प्रक्रिया हो रही तो क्यों हो रही है। दोनों प्रकार की बात यहाँ पर हैबरमास के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर ये कहते हैं उद्धारक हित, कौन से हित की बात की इनके द्वारा, तो इनके द्वारा की गई है उद्धारक। अब उद्धारक हित की जब बात करते हैं तो उद्धारक हित क्या होंगे, तो इन्हें बताने के लिए हैबरमास क्या कहते हैं, इनके द्वारा उद्धारक यानी क्या है, ज्ञान को और बढ़ाना। मनुष्य के जो ज्ञान है, बात किसकी आगे, मनुष्य के ज्ञान को और बढ़ाना और उसे समझने का प्रयास करना। मनुष्य के ज्ञान को और बढ़ाना, ज्ञान को और बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ आवर नॉलेज देन की कैलकुलेट फॉर आवर कैलकुलेशन, है ना, ज्ञान को और बढ़ाना और दशाओं का अध्ययन करना, और दशाओं का अध्ययन करना, करना भाई यहाँ पर दशाओं का अध्ययन। क्लियर हुआ। तो ये तीन प्रकार के हित किसके द्वारा बताए, हैबरमास के द्वारा। क्या है, तकनीकी हित है, व्यवहारिक हित है और उद्धारक हित है। क्लियर हुआ। तीन प्रकार के हितों की बात की है, बाकी तीन प्रकार के ही ज्ञान की बात की है हैबरमास के द्वारा। ज्ञान हमारे पास क्या थे, अनुभाविक, ऐतिहासिक और विवेचनात्मक। हित की बात की तो हित हमारे पास क्या हो गए, तकनीकी हित हमारे पास बता दिया, व्यवहारिक हित की बात की और उद्धारक हित की बात की गई मनुष्य के द्वारा। ठीक है ना। फिर इसके आगे जब हम हैबरमास की बात करते हैं, जिसके आगे हैबरमास क्या कहते हैं, अब मनुष्य के बारे में ये कहते हैं भाई मनुष्य ने इसकी बात कर ली, हितों की बात भी कर ली, हितों के बाद अब जीवन की बात करते हैं मनुष्य के। तो आखिर इन्होंने कहा कि मनुष्य यदि सुरक्षित जीवन जीना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा, सुरक्षित जीवन के लिए क्या बताया गया है ना, मनुष्य के सुरक्षित जीवन के लिए, इसके लिए मनुष्य के सुरक्षित जीवन के लिए जीवन के लिए क्या बात कहते हैं भाई हैबरमास, है ना। तो यहाँ पर हैबरमास क्या है, कुछ साधनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीवन के लिए वह कहते हैं तीन साधन की बात यहाँ पर बताएगी। कितने, तीन साधन बता दें कि यदि इन तीन साधन का व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो निश्चित बात है उसका जो जीवन है वह कैसे होने वाला है, सुरक्षित होने वाला है। सबसे पहली बात क्या करते हैं इसमें, सबसे पहली बात करते हैं क्रियाकलाप की। किसकी बात की इनके द्वारा, क्रियाकलाप की। सबसे पहली बात क्या की गई है, तो सबसे पहली बात करते हैं ये क्रिया। ठीक है ना। अब क्रियाकलाप में ये समझाते भी हैं क्रियाकलाप में क्या बात कर रहे हैं, कैसे करना है। तो इनके अनुसार कहना है कि जिसके लिए हमें किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो जो सबसे पहला ज्ञान है हमारा अनुभवात्मक ज्ञान या विश्लेषणात्मक ज्ञान। भाई हमें यदि कोई कार्य करना है तो यदि हमने कभी वह कार्य कर रखा है तभी ना हम कार्य कर पाएंगे, है। देखिए समाजशास्त्र का प्रारंभ भी कहाँ से हुआ, व्यक्ति के अनुभव के आधार पर नहीं हुआ, फिर क्रिया के आधार पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रियाकलाप में क्या बात कर रहे हैं, ये क्रियाकलाप की बात कर दी। क्रियाकलाप के साथ साथ फिर दूसरा साधन क्या बताते हैं, भाषा की बात करते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या बात करते हैं, ये भाषा। इसकी बात की हैबरमास के द्वारा, फिर भाषा की बात करते हैं। दूसरा साधन इन्होंने क्या बताया कि भाई दूसरा साधन भाषा है। अनुभवात्मक यहाँ आ जाएगा क्रियाकलाप में। भाषा कहाँ आएगी आपकी, एक माध्यम बनाना भाषा, कि भाई मुझे यदि कुछ जानना है तो कैसे जानूंगा, या तो लिपि के माध्यम से जानूंगा या भाषा के माध्यम से जानूंगा या प्रतीक के माध्यम से जानूंगा, निश्चित बात है। तो यहाँ पर हैबरमास किसे प्राथमिकता देते हैं, हैबरमास भाषा को प्राथमिकता देते हैं, जो हमारी कैसी है,
यदि मेरी कोई जिज्ञासा है, मेरी कोई इच्छा है, तो मैं कैसे जानूंगा? अपने भाषा के माध्यम से जानूंगा ना। तो उस भाषा को इन्होंने साधन बताया कि भाई आपको यदि सुरक्षित जीवन जीना है तो पहले क्रियाकलाप करके कहते ना कि कर्म किए जा रहा व्यक्ति फल की इच्छा ना कर। कर्म करना है, क्रिया करनी है, आपको क्रियाकलाप करना है। अब दूसरी बात भाई, आपको कुछ जानना है, जानने के लिए क्या करना है? तो निश्चित बात भाई भाषा का प्रयोग कर लें, आप बोल लें। कहते ना कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना तो सबसे अच्छा तरीका क्या, उसी व्यक्ति से पूछ लीजिए ना कि भाई तुम कौन हो। ठीक है ना। चलिए, और तीसरा साधन ये बताते हैं प्राधिकार। तीसरा ये क्या बात करते हैं, तो तीसरे साधन बताते हैं तीसरा ये क्या बताते हैं साधन, तीसरा साधन ये प्राधिकार की बात करते हैं। अब प्राधिकार क्या है भाई? प्राधिकार का मतलब है जिसके द्वारा आप अपना प्रभुत्व रख रहे हैं। ठीक है ना। प्राधिकार का मतलब क्या है? प्रभुत्व की बात यहाँ पर आ जाती है। प्रभुत्व की बात आ गई भाई, आप किनके माध्यम से प्रभुत्व रखेंगे? या तो देखो, प्रभुत्व रखने के दो ही तरीके, या तो दूसरों का शोषण कर लीजिए, जैसे कि आज का दौर चल रहा है कि यदि आप चुप रहे तो आपका क्या किया जाएगा? शोषण किया जाएगा। तो और शोषण करने के बाद अपने आप को क्या दिखाया जाएगा? नहीं, हम प्रभुत्व जमा रहे हैं। या तो वो तरीका अपना लीजिए, या दूसरा क्या कहा गया है, उन अत्याचारों से मुक्ति पा लीजिए। भाई दो ही तरीके हैं प्रभुत्व। एक, या तो अत्याचारी बन जाइए या अत्याचारों से छुटकारा करिए। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा है मजदूरों के बारे में कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास क्या है खोने को? कुछ नहीं है बेड़ियों के मात्र। लेकिन यदि संगठित हो गए तो बहुत कुछ है, पूरा संसार है। क्लियर हुआ ना। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे फिर इनके द्वारा जो समाज में वैधता का जो संकट बताया गया है, समाज में क्या बताया गया है? समाज में वैधता का संकट। वैधता, इसके बारे में क्या विचार रहे हैं हमारे हैबरमास जी के? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या विचार रहे, किस प्रकार से यहाँ पर बात की गई है। तो जब भी हम संकट की बात कर रहे हैं तो इनकी एक पुस्तक हमें याद रखें, लेजिटिमिनेशन क्राइसिस। ठीक है ना। यहाँ पर मैं पुस्तक लिख दे रहा हूँ भाई, है ना, कि जब संकट की बात आती है तो इनकी पुस्तक भी हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ। इस पुस्तक में ही इनके द्वारा जो बातें की गई हैं वही बातें यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना क्या रहा है कि जो क्षेत्र बन चुका है लेजिटिमेट क्राइसिस, जैसे मैंने बात की थी ना कि भाई राज्य बना है और व्यक्ति की वैधता की बात की जाए। राज्य बना दिया और व्यक्ति की जो वैधता है वह कैसी होनी चाहिए? जैसे कि आज के समय कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी सारी जानकारी वैध रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई। तो हैबरमास ने यहाँ पर कहा है कि भाई जो वैधता का क्राइसिस आया है, यानी कि वैधता में क्या आया है? कमी आई है। या वैधता जिसे हम कहते हैं गोपनीयता को सब में उजागर हो जाना, जो आपकी कोई पर्सनल थी वो अब क्या हो गई? पब्लिक हो गई है। तो वही चीज़ों की बात यहाँ पर आई कि आज के दौर में व्यक्ति का जीवन क्या है? पब्लिकली है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर हर चीज़ अपडेट कर रहा है। तो उससे हम क्या देखते हैं कि भाई आपका स्वयं का रह क्या गया है, क्या बचा है आपका? उसी को क्या कहते हैं? कमी या क्राइसिस की बात करते हैं। यानी यहाँ पर बात किसकी आई? वैधता में कमी की बात किसके द्वारा की जा रही है? यहाँ पर कि वैधता में कमी आ रही है ना। मैं कहता ना पहले कि ये व्यक्ति मेरा है, यदि निश्चित बात है मेरा है तो उसे कोई और कैसे छीन सकता? लेकिन यदि कोई छीन लिया फिर वैधता में कमी आई ना। तो यहाँ पर हैबरमास के विचार क्या रहे हैं? हैबरमास यहाँ पर कहते हैं, हैबरमास यहाँ पे कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं वर्तमान के समय में, वर्तमान समय में हमने क्या देखा है? वर्तमान में जो यूरोप है, अमेरिका है ना, यूरोप, अमेरिका, एशिया, यहाँ पर तकनीकी चेतना बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? चाहे हम यूरोप की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम एशिया की बात करें, इन सभी स्थानों, और मैं तो यदि बात करता हूँ कि भाई पूरे
वर्ल्ड स्तर पर क्या आ चुका है, तकनीक आ चुका है। क्या आ चुकी है, तकनीक आ चुकी है। जैसे कि मैंने आज बात की कि सोशल मीडिया पर आप क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से एक पब्लिकली आप होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जिन केसेस में हम सब बाहर जा रहे हैं, हमने पहले सोशल मीडिया पर डाल दिया आई एम गोइंग टू हेयर, आई एम गोइंग टू हेयर। अब स्थिति क्या होती है सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पे आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे सब शरीफ बंदे बैठे हैं? अरे नहीं ना, बैठे हैं कुछ ऐसे बंदे भी बैठे हैं जो शरीफ नहीं है। ये इसलिए नहीं बैठे कि वो आपकी खुशी, वो देखते हैं अच्छा ठीक है व्यक्ति का, चलिए इसका घर खाली है, अब क्या करना है भाई, अब करना क्या है। तो निश्चित बात है अब करना क्या है, घर गए चोरी की। क्यों? क्योंकि आपने ऑफर दिया ना कि भाई आप सब जा रहे हैं किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। तो जैसे जैसे तकनीकी चेतना बढ़ी, तकनीकी क्या हुई, चेतना का बढ़ना। तकनीकी चेतना में क्या हुआ फ्रेंड, तकनीकी चेतना युक्त प्रौद्योगिकी बन गई, तकनीकी चेतना युक्त प्रौद्योगिकी। आज के दौर पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आप की कोई चीज़ वैध रह ही नहीं गई, सारे में क्या हो गए, पब्लिकली हो चुके हैं। जैसे कि आज के दौर में कई जगह आपने देखा होगा कि भाई घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे किसी और के द्वारा हैक भी किए जा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि घर के अंदर कैमरा लगा है तो सिर्फ उस कैमरे की एक्सेसिंग सिर्फ आप ही कर पा रहे हैं? नहीं, कोई थर्ड पर्सन भी उस कैमरे को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो आपकी क्या होगी, कैसी चेतना हो गई भाई, तकनीकी चेतना युक्त प्रौद्योगिकी हो चुकी है। यहाँ पर हैबरमास का कहना यही है। आगे ये क्या कहते हैं कि इसमें जो गति तीव्र आई है भाई, तकनीकी चेतना युक्त जो प्रौद्योगिकी बनी है, इस प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया है कि राज्य के हस्तक्षेप को अब बढ़ा दिया। किसे बढ़ा दिया, राष्ट्र के हस्तक्षेप को यहाँ पर समाज के लिए बढ़ा दिया है। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जैसे ही अब हस्तक्षेप बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, वैधता का संकट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वैधता का संकट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, संकट क्या बढ़ जाएगा भाई, वैधता का संकट क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। क्लियर हुआ। जब वैधता का ही संकट बढ़ जाएगा तो स्थिति क्या रही, जैसे मैंने एक कैमरे का उदाहरण लिया कि भाई आज हमारे सबके यहाँ कई जगह आप पर देखेंगे कि भाई सब जगह क्या किया जा रहा है, लोग कैमरा लगा लें, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और अब तो हमने देखा है कि कई ऐसे इनोवेशन आ चुके हैं जिनके कारण आप हर चीज़ को ऑपरेट भी कर सकते हैं। बाहर कहीं है, आपने ऑपरेट कर लिया, मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो वास्तव में आप वहाँ पर है नहीं लेकिन फिर भी आप ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप स्वयं ऑपरेट कर सकते हैं, सोचिए कोई थर्ड पर्सन भी ऑपरेट कर सकता, संकट यहाँ पर पड़ता गया। क्लियर हुआ। अब इन चीज़ों में ये देखते हैं, देखिए जब वैधता का संकट बढ़ा तो इन्होंने कई उपकरणों की बात की कि विभिन्न प्रकार के उपकरण की विवेचना भी हैबरमास करते हैं कि भाई ये जो साधन बढ़ रहे हैं या जो उपकरण बढ़ रहा है, उन उपकरणों के माध्यम से, हमने कहा ना कैमरे के माध्यम से आपने क्या, विभिन्न प्रकार के आज के समय पर ऐसे बल्ब या एलईडीज आ चुकी हैं जिनके कारण आपकी सारी चीज़ें हैक की जा सकती हैं। ये संकट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और वहीं पर हैबरमास एक चीज़ और बात करते हैं, राज्य और पूंजीपति की बात भी की जाती है। राज्य और, देखिए तकनीक वहाँ भी है। अब तकनीक देख, जैसे कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत दो चीज़ें, एक हमारे पास क्या है, व्यक्ति है जो अपने आप अपनी सारी चीज़ों को क्या है कर सकता है, प्राइवेट में रख सकता है, ठीक है ना। और इनके ऊपर वर्क कौन कर रहा है, यदि हम ध्यान से, भाई इनके ऊपर वर्क कौन कर रहा है, भाई राज्य वर्क कर रहा है ना। तो राज्य वर्क कर रहा है तो निश्चित बात है राज्य क्या करता है, विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है कि नहीं करता है। भाई विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करेगा, कार्य प्रणालियों का निर्माण करेगा, और यह कार्य प्रणाली या नीतियाँ किसके लिए हैं, तो निश्चित बात है उस राज्य के व्यक्ति विशेष के लिए है ना, ये उस राज्य के किसके लिए सॉरी व्यक्ति विशेष के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना प्राइवेसी में हस्तक्षेप हो रहा है, ये सारी चीज़ें निकल के यहाँ पर बात आ जाती हैं, है ना। फिर आगे ये क्या कहते हैं, राज्य और पूंजीपति द्वारा विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किया है, किसके द्वारा, राज्य प्लस पूंजीपतियों के द्वारा, है ना।
देखिए आम व्यक्ति तो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहा है ना, पूंजीपति के द्वारा, हैबरमास का कहना है कि भाई राज्य और पूंजीपति के द्वारा तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? तकनीक और प्रौद्योगिकी का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, निश्चित बात है। और जब इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर ये कुछ चरणों की बात करते हैं हैबरमास। यदि प्रयोग हो रहा है तो उनका जो चरण रह रहा है किस प्रकार से चरणों में बताने का प्रयास करते हैं हैबरमास, किस प्रकार से बताते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है विज्ञान का प्रयोग निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति। विज्ञान का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग का प्रयोग निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए जब भी हम कोई विज्ञान की बात करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही ना करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चरण में यह क्या बात करते हैं भाई? पहले चरण में इन्होंने कहा कि विज्ञान का जो प्रयोग किया जा रहा है वह प्रयोग किसी उद्देश्य या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया रहा है। दूसरा चरण में यह बात करते हैं क्षमता को आधार माना। पहले क्या माना है इन्होंने जा रहा है? क्षमता को आधार मानकर, क्षमता को आधार मानकर देखिए जब आपने विज्ञान लिया, यदि मैंने कहा कि भाई इससे कोई एक स्थान है या कोई एक क्षेत्र है, सपोज करें ये क्षेत्र है या यहाँ से कोई नदी निकल रही, अब इस नदी के आगे कोई हम क्या बना दें? एक डैम बना दें। तो ये क्या है? एक लक्ष्य, यानी डैम बनाया तो हमने क्या यहाँ पर हमने क्या कर लिया? पानी का एकत्र कर लिया, पानी के एकत्रीकरण कर लिया। अब इसके बाद हम इसकी कैपेसिटी में भी चेक करेंगे ना, इसका एक हम बनाएंगे ना कि आधार क्या है, क्यों हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। आधार मानकर जो हमारे समूह हैं, आधार हमने मान लिया तो समूहों के प्रतियोगी लक्ष्यों, समूहों के प्रतियोगी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास, प्राप्त करने का प्रयास। क्लियर हुआ? जब भी आप कोई नया लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य के साथ साथ अगला चरण क्या होगा हैबरमास के अनुसार कि भाई अब ये हो गया लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य के बाद हमने समूह बना लिए कि भाई हम विभिन्न प्रकार के समूह बना रहे और उन समूह के द्वारा हम क्या करेंगे? अब लक्ष्य प्राप्त। कहते हैं ना कि अकेला चना क्या कर सकता है, अकेला व्यक्ति है क्या कर सकता है, कितना बड़ा लक्ष्य बना सकता है। तो उन्हें हम बांट दिए इनके अनुसार। फिर इसके अनुसार नेक्स्ट चरण में क्या बताते हैं? नेक्स्ट चरण में वे बताते हैं कि राज्य स्वयं मूल्यों की दक्षता। क्या बात की है? राज्य स्वयं दक्षता एवं विवेकशीलता, दक्षता एवं विवेकशीलता संदर्भ में विश्लेषण। भाई हमारे ऊपर जो राज्य है, हमने कहा ना व्यक्ति ये लक्ष्य बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऊपर क्या है भाई? राज्य। तो राज्य स्वयं क्या करता है? वो देखता है कि भाई इस समूहों की दक्ष कितनी है और दक्ष उसकी विवेकशीलता कितनी है और विवेकशीलता के आधार पर वह क्या करेगा? विश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट चरण में ये बात कर रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा फिर भाई? निर्णय। निश्चित बात है, यदि आप दक्ष, जैसे हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, समूह में बांट दिया, सबकी दक्षता और विवेकशीलता को आपने विश्लेषित कर दिया, अब क्या करना? तो निश्चित बात है अब आपको क्या करना है? अंत में सभी निर्णय, सभी निर्णय या सभी दायित्व, सभी निर्णय या दायित्व, निर्णय या दायित्व, जैसे आज के दौर की चरण की बात कर रहे हैं, दायित्व आपने किसे दे दिए? कंप्यूटर को दे दिए। किसे दे दिए? शायद
कंप्यूटर को आज के दौर में क्या कर, जैसे मैंने कहा ना कि भाई आपने घर में सुरक्षा के स्तर से क्या कर लिए, कैमरे लगा लिए। कैमरे में लगा देना आपने, कैमरे लगा लिए। अब वो कैमरे की एक्सेसिंग आपने क्या दे दी भाई, पूरा हैंड ओवर कर दिया क्लाउड पर। एक्सेसिंग कहाँ कर दिया आपने, पूरी की पूरी। अब हैंड ओवर क्या, यदि उस मशीनरी में कोई परिवर्तन आ जाए, मैं कहूँ कि भाई कैमरे में बिफोर, कैमरे के अंदर बिफोर की रिकॉर्डिंग प्ले करने का पावर आ जाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए और उस कैमरे में आज की लाइव रिकॉर्डिंग को एज अ कुछ दिनों की पहली रिकॉर्डिंग प्ले होने लगे। आपको क्या लगेगा, अच्छा ये तो लाइव चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भाई कोई चीज़ प्ले हो रही है, उस प्ले होते समय यदि कैमरे डिस्टर्ब हो जाए तो स्थिति क्या होगी, पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले होने लगेगी ना। क्लियर हुआ। तो दायित्व हमने किसे दे दी भाई, पूरी की पूरी चीज़ हमने कंप्यूटर के भरोसे कर दी। इसी को यहाँ पर क्राइसिस में जोड़ा गया है हैमरमास के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बात ये क्या कहते हैं, जब आपने इसे दे दी तो इनका कहना क्या है कि भाई कंप्यूटर को अब आपने क्या मान लिया, कंप्यूटर को क्या मान लिया गया, अब सबसे अधिक विवेकशील। क्या मान लिया गया, सबसे अधिक विवेकशील मान लिया एवं दक्षतापूर्ण। क्लियर हुआ फ्रेंड। जब आपने यह चीज कर ली तो व्यक्ति की वैधता बिल्कुल खत्म हो जाती है, यही हैबरमास का कहना रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि भाई वो बहुत बात कर रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं हम किसकी, हमारी जीवंत दुनिया की, है ना, कि जो हैबरमास के द्वारा जो जीवंत दुनिया की बात की गई है, जीवंत दुनिया या लाइफ वर्ल्ड की जो बात की गई है हैबरमास के द्वारा, वह क्या, क्लियर। देखिए वास्तव में यदि इस जीवन दुनिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह जो अवधारणा आती है हैबरमास की ना होते हुए हम ये कह सकते हैं हर्सल की है, जो प्रघटना शास्त्र से ली गई है, या ये कहें कि अल्फ्रेड शूट्स की है, वो भी प्रघटना शास्त्र में। तो कहीं ना कहीं उनके आधार पर या वहाँ से इस अवधारणा को लेकर हैबरमास इस अवधारणा को मूल रूप देते हैं। तो इनका कहना क्या है, हैबरमास ऐसे इनका कहना है जीवन वर्ग में कि वर्तमान काल के अंतर या वर्तमान में, ये हैबरमास के अनुसार बात कर रहे हैं, वर्तमान में सबसे अधिक आपने ये कहा कि सबसे अधिक आपने दक्ष किसे माना, तकनीक या प्रौद्योगिकी को, है ना। वर्तमान में हैबरमास का कहना भी यही है कि हमने सबसे अधिक, वर्तमान में सबसे अधिक विश्वास आपने किस पे किया, सबसे अधिक विश्वास। देखिए यदि हमने हैंडओवर कंप्यूटर को कर दिया तो निश्चित बात है हम उस पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं ना सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक विश्वास आपने किस पे कर लिया, तकनीक पर कर लिया, तकनीक पर। यदि आपने तकनीक पर पूर्णतः विश्वास कर लिया है तो निश्चित बात है आप मानव पर क्या कर रहे हैं, कम विश्वास कर रहे हैं, भाई निश्चित बात है ना। आगे यह क्या कहते हैं, यदि ऐसी चेतना बढ़ गई, यदि यही विश्वास की चेतना धीरे 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 सबसे अधिक बढ़ जाती है तो स्थिति क्या हो जाती है, फिर वो जो जी वास्तविक दुनिया है वो दुनिया बदल गई। आप वास्तविक दुनिया है ना भाई, अब हमने इंसान को हटा दिया ना यहाँ से। यदि हमने चेतना युक्त प्रौद्योगिकी को ही सबसे अधिक ऑथेंटिक मान लिया है तो भाई जो वास्तविक दुनिया है उस पर विश्वास कैसे करेंगे, कब करेंगे, कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और आगे हैबरमास क्या कहते हैं, इसी विचार को जोड़ते हुए हैबरमास ने कहा कि राजनीतिक वैधता को एक नया रूप मिला। इसी के आधार पर क्या हुआ, जो राजनीतिक वैधता है, राजनीतिक वैधता, उसको एक क्या मिल गया, नया स्वरूप मिल गया। राजनीतिक वैधता को एक नया स्वरूप मिला, एक नया स्वरूप मिला। नया क्या मिल गया भाई,
स्वरूप में मिल गया। किसके माध्यम से मिला? तकनीकी के माध्यम से। तकनीकी आएगी। जैसे हमने बात की कि हम वर्ल्ड स्तर की बात कर रहा है, ये यदि हमने कहा कि वैश्विक स्तर की हमने बात की, तो कोई तकनीक वैश्विक स्तर पर आई, वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनाई। यदि भारत ने अपनाई तो भारत के बाद राज्य अपनाए, और राज्य अपनाएंगे तो अंततः व्यक्ति विशेष के पास आएगी कि नहीं आएगी? निश्चित बात है। यानी कि अंततः तो व्यक्ति को ही उस पर अंकुश लग गया ना। भाई राज ने अपनाई तो राज ने क्या किया? अभी व्यक्ति के माध्यम से राज्य कार्य करता। जैसे कि मैं कहूँ कि 2000, मैं अब लोग करंट की बात कर रहा हूँ, कि यदि जब समय के अनुसार हमारे वैश्विक स्तर में भारत के स्तर पर जब कंप्यूटर आया, तो निश्चित बात हमने क्या कहा? पेपरलेस काम की बात की। नहीं भाई, अब पेपरलेस होगा। लेकिन वास्तविकता मैं बता सकता हूं आपके लिए कि जितना पेपर उस समय लगा करता था जब हम पेपर पर कार्य किया करते थे, उससे ज़्यादा पेपर का यूटिलाइजेशन अब हो रहा है, और हम कहते हैं कि हम पेपरलेस हो रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या बना? ये क्राइसिस। ठीक है ना? हम तकनीक पे आते जा रहे हैं ना, लेकिन हम वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें ख़त्म ना हो के स्थिति क्या बन रही है? वो चीज़ें और ज़्यादा हमारे लिए नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर इन्होंने क्या, ये जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई हैबरमास के द्वारा, इस राजनीतिक व्यवस्था को ये क्या करते हैं? कुछ व्यवस्थाओं में फिर वर्गीकृत करते हैं। वो व्यवस्थाएं क्या रही इन्होंने वर्तमान में हैबरमास के द्वारा, इनके द्वारा कहा गया वर्तमान में इन्होंने क्या किया? वर्तमान में पूंजीवादी समाज, किस समाज की बात की इन्होंने? पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में इन्होंने क्या किया? 3 उपव्यवस्थाओं को बताया। 3 उप व्यवस्था बात किसके द्वारा की? हैबरमास। और 3 उपव्यवस्था के बारे में बात करते हुए क्या बताते हैं भाई 3 उपव्यवस्थाओं के बारे में? तो पहली उपव्यवस्था इनके द्वारा क्या बताई कि आर्थिक, क्या बताई गई? आर्थिक उपव्यवस्था। निश्चित बात है, आर्थिक यानी कि यदि हमें राज्य को चलाना है तो निश्चित हमें अर्थ की आवश्यकता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया पूंजीवादी में, कि भाई पूंजीवादी में अब क्या हो? राजनीतिक एवं प्रशासनिक। क्या है? राजनैतिक एवं प्रशासनिक की बात की, राजनीतिक एवं और तीसरी व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं भाई ये? तो तीसरी व्यवस्था के इन्होंने कहा है कि तीसरी क्या? सांस्कृतिक। तीसरी को क्या बताते हैं ये? क्या बताया इन्होंने तीसरे को? यानी कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी समाज को देखना, सबसे पहले पूंजीवादी समाज आर्थिक आधार पर देखेगा, फिर वहीं पूंजीवादी समाज में ही हम क्या देखेंगे? विभिन्न प्रकार की जो हमारी राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी कहाँ है? पूंजीवादी में है। और सांस्कृतिक व्यक्ति हैं वो भी हमारे कहाँ है? पूंजीवादी में है। और यहीं पर यह एक बात और कहते हैं, चाहे व्यवस्था ये हो, चाहे व्यवस्था ये हो, और चाहे व्यवस्था ये हो, तीनों व्यवस्थाओं में क्या है? कौन सा संकट है? वैधता का संकट। तीनों व्यवस्थाओं में, तीनों व्यवस्थाओं में वैधता का संकट। इसका वैधता का संकट की बात भी यहाँ पर की। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। वैधता के संकट की बात की, फिर इस संकट को यह बताते हैं कि भाई ये जो संकट है वह किस प्रकार के संकट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने संकट को कैसा बताया है? सबसे पहला संकट इनके द्वारा क्या बताया गया है? यदि संकट की बात ये करते हैं, सबसे पहला संकट इन्होंने कहा भाई आर्थिक संकट। क्या संकट है? आर्थिक संकट की बात की। ठीक है ना? और दूसरे संकट की बात क्या की इन्होंने? आर्थिक संकट के साथ इन्होंने कहा विवेकीकरण संकट। क्या बात की? विवेकीकरण संकट। विवेकीकरण संकट की बात की ना। और तीसरे संकट की किस प्रकार की बात रखी गई? तीसरा संकट इन्होंने और बताया, और तीसरा संकट क्या है? अभिप्रेरणा का संकट। क्या बताया इन्होंने? अभिप्रेरणा का संकट। अब देखिए, आर्थिक संकट हम समझ जाते हैं, अर्थ से संबंध, विवेकीकरण संकट यानी विवेक से संबंध। लेकिन भाई अभिप्रेरणा, देखिए जब आपने कंप्यूटर को सबसे शक्तिशाली अध्यक्ष मान लिया गया है,
यदि अब कंप्यूटर के सामने किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसा थॉट है, गुण है जो वह व्यक्त करना चाहता है, लेकिन स्थिति क्या होगी, वह व्यक्त नहीं करेगा, अभिप्रेरित नहीं करेगा। ठीक है, तो इस 3 प्रकार के संकट की बात यहाँ पर हम देख पाते हैं। क्लियर हुआ? तीनों प्रकार के संकट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आर्थिक संकट राज्य की दृष्टिकोण में क्या है, या किसके द्वारा दिया, विवेकीकरण संकट किसके द्वारा दिया गया है, या अभिप्रेरणात्मक या अभिप्रेरण संकट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा है फ्रेंड? हैबरमास के द्वारा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये हमारे यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। क्या क्या देखा हमने आज की क्लास को, यदि हम एक बार रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले हमने बात की हैबरमास के जन्म के बारे में बात की। भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था? 18 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था। कहाँ से विश्व युद्ध से प्रभाव पड़ा था इन पर? मैक्स होखाइमर का, थियोडोर एडोर्नो का, लुकास कार्वर्ट, मार्क्यूस का, हीगल का। सिद्धांतों की यदि हमने बात करें तो ज्ञान की व्यवस्थाओं की बात, मनुष्य के हितों की बात, समाज में वैधता के संकट और जीवंत दुनिया की बात हमने की इसमें। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय थे, इनका कुछ विचार कैसे रहे कि जो प्रथम पीढ़ी के विचारक थे उन्होंने प्रणाली का तार्किकता और व्यवहार का तार्किकता को एक मानने की गलती की और दोनों को लगभग एक मानते थे, जिसके कारण एक जीवंत जगत जो था, जीवन दुनिया थी, वह खत्म होती जा रही थी। ज्ञान की व्यवस्था में हमने क्या देखा? 3 प्रकार के ज्ञान की बात किसके द्वारा की गई? हैबरमास के द्वारा की गई। वो 3 प्रकार के ज्ञान क्या थे? अनुभाविक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक। तो अनुभाविक या विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और विवेचनात्मक ज्ञान की बात कही। फिर हमने देखा कि मानव के जो हित हैं, हित कितने हैं? तो हित में बात की उन्होंने, तकनीकी हित की बात की, ठीक है, व्यवहारिक हित की बात की और उद्धारक हित की बात की। फिर यदि सुरक्षित जीवन जीने की बात की है तो इस सुरक्षित जीवन में कुछ उन्होंने साधन बताए। कौन कौन से साधन? तो क्रियाकलाप साधन है, कि भाषा साधन है, प्राधिकार साधन है। फिर साथ ही साथ उन्होंने वैधता के संकट की बात की, तो किस पुस्तक में? लेजिटिमिनेशन क्राइसिस में बात की। और वर्तमान के आधार पर नई प्रौद्योगिकी के अत्यधिक चेतन युक्त हो जाने के कारण हमारी वैधता का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी को प्रमुखता से यहाँ पर रखा है। और कौन सी? चेतना युक्त प्रौद्योगिकी की बात हैबरमास के द्वारा की गई है। साथ ही साथ फिर उन्होंने बताया कि भाई राज्य में वैधता का संकट क्यों आ रहा है? तो निश्चित बात है, राज्य कुछ चरणों में तकनीकी का प्रयोग करती है। सबसे पहले वह क्या करती है? देखिए, जब भी कोई लक्ष्य है तो निश्चित बात है विज्ञान का उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विज्ञान का प्रयोग करेंगे। जब विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो निश्चित बात है कुछ आधार बनाएंगे, समूह बनाएंगे और समूह के लक्ष्य बनाएंगे। फिर राज्य उसमें आ जाएगा। राज्य आएगा तो राज्य समूह, दक्षता, सब कुछ चेक करेगा और फिर अंततः कंप्यूटर को सबसे दक्ष मानकर कंप्यूटर के हवाले छोड़ देगा। क्लियर है? और कंप्यूटर को सबसे अधिक विवेकशील हो जाने के कारण स्थिति क्या बनेगी? एक जीवन दुनिया जो आप भूल चुके हैं, उस दुनिया का खात्मा। क्लियर हुआ? तो इन चीज़ों को देखा हमने। यहाँ पर जीवन तो दुनिया में भी हमने 3 प्रकार के संकटों की बात की। तो फ्रेंड ये था जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या इम्पोर्टेंट जितना भी रहा हैबरमास का, वो हमने आज अपनी क्लास में रखा। आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दिए गए प्रत्येक नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे यानी सृजन एकेडमी परिवार के साथ।